Hello and good evening. Welcome to chapter number 6 pensions. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेंशन्स के बारे में एक ब्रीफ लेते हैं. है क्या पेंशन्स? जस्ट इमेजिन देयर इज एन इंडिविजुअल जो अपनी पूरी जिंदगी पूरी मेहनत से जॉब करता है. अपनी मेहनत के लिए चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे चाहे वो प्राइवेट ऑफिस में काम करे, ही गेट सैलरी. यानी जब तक जॉब है तब तक उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या? क्योंकि उसके बाद तो सैलरी नहीं आएगी. ऐसे केस में सम इंडिविजुअल्स, मेजॉरिटी आई विल से, नॉट सम, बहुत सारे लोग एक पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं. ये पेंशन कंट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि जब ये लोग रिटायर हो जाएं तो इनको अपने खर्चे के लिए किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े. यानी बाद में गवर्नमेंट की किसी स्कीम के लिए वेट ना करना पड़े कि जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये अमाउंट दिया जा रहा है. कोई गवर्नमेंट देगी, कोई गवर्नमेंट नहीं देगी. यानी बेटर ये है कि अपने लिए अपना इंतजाम खुद करके रखें. दैट इज पेंशन कंट्रीब्यूशन. तो ये लोग जब पेंशन में ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट पैसा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, उसके बाद में जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में ये पेंशन विड्रॉ करके अपने खर्चे कर सकते हैं. सो पेंशन इज बेसिकली जो रूटीन खर्चों के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बाद में यानी कि रिटायरमेंट पे आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए किया जाता है. सो पेंशन कंट्रीब्यूशन चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी लोग पेंशन कंट्रीब्यूशंस करते हैं. अब हम पहुंच जाते हैं यूके पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं. तो यूके में पेंशन कंट्रीब्यूशंस पे क्या टैक्स प्रोविजंस हैं वो समझते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पेंशंस यूके टैक्स के अंडर है कितने तरह की. सो सिंपली सेइंग, आपको यहाँ पे दो तरह की पेंशन स्कीम्स देखने को मिलेंगी. पहली ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम और दूसरी पर्सनल पेंशन स्कीम. ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, इसका तो जैसे नाम ही बता रहा है, ये होती है जो आपके नौकरी के टाइम की होती है या फिर आपकी एम्प्लॉयर की पेंशन स्कीम होती है. मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं, आप जॉब में होंगे, जॉब में आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेगा. ये पेंशन कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन फंड में जाता रहेगा और जब आप रिटायर होंगे तब आपको इसी फंड में से पैसा मिलता रहेगा एज पेंशन. इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, जहां पे आप एम्प्लॉयर की पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्टली कटवाते रहते हैं अपनी सैलरी से इक्वल अमाउंट हर महीने. योर एम्प्लॉयर विल कीप ऑन डिडक्टिंग. अब ये जो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स हैं, ये दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, इस पे आपको रिटायरमेंट के बाद में पैसा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल ऑफ अर्निंग्स. यानी कि अगर आप सीनियर पोजीशन के एम्प्लॉय हैं और रिटायर होते हैं तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम में आपको पेंशन अच्छे अमाउंट की मिलेगी. आई मीन आईएएस ऑफिसर को पेंशन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अ जूनियर अकाउंटेंट. दैट्स दिस डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. यानी एक एम्प्लॉयमेंट में, नॉट एम्प्लॉय आई विल से, एक पर्सन की ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो भी अर्निंग्स थी उनके बेसिस पे उसका पेंशन डिसाइड होता है. दैट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. ऐसी दूसरी एक स्कीम होती है मनी परचेज स्कीम. इस मनी परचेज स्कीम का आपकी कमाई से कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से भी इसको देखेंगे, इसका कोई लेना देना आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से नहीं है. यानी इसका सिस्टम क्या होता है, इफ आई सिंपली पुट दैट, आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक पेंशन फंड में जमा हो जाता है. ये पेंशन फंड आगे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. अब ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये फायदा देगा यानी प्रॉफिटेबल होगा तो आपको पेंशन जो मिलेगी वो अच्छी खासी मिलेगी. लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आपकी पेंशन कम मिलेगी. सिंपल. यानी यहां पे सिंपल सा फंडा ये है, पेंशन फंड जितना कमाएगा उतनी आपकी पेंशन होगी. यानी इसका कोई गारंटीड मॉडल नहीं होता कि आपको पेंशन कितनी दी जाएगी. इसका सिंपल बेसिस ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स पेंशन फंड ने किए
वो जितना कमा लेंगे उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये एक 3 टायर सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये इंडिविजुअल होता है, ये पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है एक पेंशन फंड में। ये फंड कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इस इंडिविजुअल की पेंशन डिसाइड होती है। यानी अगर ये इन्वेस्टमेंट अच्छा रिजल्ट देगा तो जो भी पर्सन है उसकी पेंशन का अमाउंट भी अच्छा होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लिप फ्लॉप रहा तो फिर इस इंडिविजुअल की पेंशन भी फ्लिप फ्लॉप ही रहेगी। सो दिस इज रिस्क वाला, इसलिए इसका नाम दिया गया है मनी परचेज। मनी रिलेटेड चीजें थोड़ी सी रिस्की होती हैं, तो एफएम में आप इससे रिलेटेड कुछ चीज पढ़ेंगे, मनी मार्केट। ये जो मार्केट होता है दिस इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, इसको यहां से ध्यान रखना। मनी परचेज स्कीम में आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली पेंशन आपके पास आएगी कितनी, सो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। अब आते हैं पर्सनल पेंशन स्कीम्स के बारे में जानने। पर्सनल पेंशन स्कीम में क्या है, जिसकी मर्जी हो वो कंट्रीब्यूट करे भाई। मतलब यहां पे एम्प्लॉयर का पेंशन फंड नहीं है, यहां एम्प्लॉयर नहीं है जो आपकी तनख्वाह से पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा। आप आजाद हो, एम्प्लॉयर से जुड़े हुए नहीं है ये स्कीम्स, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। यानी जिसकी मर्जी आए इस पेंशन स्कीम में पैसा लगा दे और ये पेंशन स्कीम लेटर ऑन आपको पेंशन देती रहेगी, जैसी मार्केट में होती है। एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो एम्प्लॉयर देता है, एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो ये मार्केट वाला मेडिकल इंश्योरेंस के नेचर का ही है। सो दिस इज बेसिकली कोई भी जो ले सके। नंबर 2, इंडिविजुअल खुद भी इसमें पैसा डाल सकता है और उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी पैसा डाल सकती है। जैसा कि मैंने अभी मेडिकल इंश्योरेंस बोला, मेडिकल इंश्योरेंस मुझे मेरा कराना है, मैं खुद भी उसमें पैसा डाल सकती हूँ, मेरे पापा भी डाल सकते हैं, मेरा भाई भी डाल सकता है, मेरी बहन भी डाल सकती है, वो एनीबडी, माय फ्रेंड कैन आल्सो डू दैट। यानी इसमें कोई भी पैसा डाल सकता है। ऐसा ये वाला जो पर्सनल पेंशन स्कीम है इसमें पैसा कोई भी डाल सकता है, इंडिविजुअल खुद भी, कोई थर्ड पार्टी भी। इसका मतलब इसमें पैसा डालने वाला सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हो सकता है, उसके पिताजी हो सकते हैं, उसकी सासू माँ हो सकती है, अरे कोई भी हो सकता है। दिस इज अ फ्री स्कीम, जिसकी मर्जी हो डालो। अब ये जो पर्सनल पेंशन स्कीम्स हैं ये किस नेचर की होती है, ये मार्केट रिस्क वाले नेचर की होती है। यानी ये मनी परचेज स्कीम्स की तरह चलती हैं मेजॉरिटी। यानी पेंशन फंड कहीं पैसा लगाएगा, वहां से रिटर्न अच्छी आएगी तो आपकी पेंशन अच्छी होगी, वहां से रिटर्न अच्छी नहीं आई तो आगे बढ़ते हैं यार, जिंदगी रिस्क है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा लगा सकता है। उसका मन करे ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट कर ले, उसका मन करे पर्सनल पेंशन स्कीम ऑप्ट कर ले, उसका मन करे दोनों ऑप्ट कर ले, बोथ। तो दोनों तो ऑप्ट कर ही सकता है, प्लस उसकी इच्छा हो उतना अमाउंट भी डाल सकता है। यानी इसमें कोई मिनिमम अमाउंट का चक्कर नहीं है, आपको जितना अमाउंट डालना है डालो भाई। पर्सनल पेंशन स्कीम में डालो, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में भी ज्यादा अमाउंट डालना है डालो, वॉट एवर यू वॉन्ट। यानी यूके में थोड़ी सी पेंशन स्कीम्स में आजादी है, आप कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं, उसमें कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डिसाइड दैट। दैट्स द बेस्ट पार्ट। इंडिया में थोड़ा सा ये फिक्स नेचर का है कि कंपनी अपने आप एक पेंशन स्कीम लॉन्च करती है, उसमें कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड। एनीवेज आगे चलते हैं। अब पेंशन स्कीम के टैक्स रूल्स पे आते हैं। यानी अब हम बात कर रहे हैं स्कीम से रिलेटेड नहीं, अब टैक्सेशन से रिलेटेड। यानी अब पेंशन कंट्रीब्यूशन किसी ने भी किया है, गवर्नमेंट विल वांट कि हाँ यार इस इंडिविजुअल को कुछ टैक्स रिलीफ दी जाए। एवरी गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोमोट्स कि जब कोई भी हमारे देश की जनता रिटायर हो तो वो भूखे ना मरे, दर दर ना भटकते फिरें। यानी उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना आना चाहिए, और फ्यूचर सिक्योर हो सकता है पेंशन कंट्रीब्यूशन से। तो हर देश में पेंशन कंट्रीब्यूशंस को बहुत प्रमोट किया जाता है। उसके लिए चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो, टैक्स रिलीफ्स मिलती हैं। अब सिंपल सी यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यूके में टैक्स रिलीफ मिल जाएगी, आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन करना है उस पर रिलीफ मिलेगी। देयर आर टू कंडीशंस फॉर इट।
पहली कंडीशन, आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं वो रजिस्टर्ड स्कीम होनी चाहिए, यानी फर्जी स्कीम नहीं होनी चाहिए जो दिखा कुछ रही हो और असल में करती कुछ और हो। यानी कल को अगर मैं कोई पेंशन स्कीम खोल दूं और आप उसमें पैसा डालने लग जाएं, तो क्या यूके आपको उसकी टैक्स रिलीफ देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा मैडम आप फ्रॉड हैं और आपकी स्कीम भी फ्रॉड है। आप पेंशन का पैसा लोगों से कलेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको लेटर डेट पे पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे भगवान जाने। आई मे टेक द मनी, जो लोग हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उस पैसे को इकट्ठा करके चलती बनूंगी कहीं भी, उनको रिटायरमेंट पे पेंशन कौन देगा? इसका मतलब आपको उन पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस पर टैक्स रिलीफ मिलेगी जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जेन्युइन स्कीम्स में किए गए हों, यानी रजिस्टर्ड स्कीम्स में किए गए हों। फर्जी नहीं होनी चाहिए जी, बेसिकली बात ये है। दूसरा, ये उस इंडिविजुअल को मिलेगा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स रिलीफ जो बूढ़ा ना हो, मतलब 75 ईयर्स ऑफ एज से कम होना चाहिए और यूके रेजिडेंट होना चाहिए, जवान होना चाहिए। हालांकि ठीक है, 75 से नीचे वाला 70 वाला भी होता है और वो जवान बिल्कुल नहीं होता है, बट द पॉइंट इज 75 ईयर्स से नीचे वाला होना चाहिए एंड ही शुड बी अ यूके रेजिडेंट। तो वहां की पेंशन रिलीफ के लिए वहां का रेजिडेंट तो होना ही पड़ेगा यार, बट ऑब्वियस सी चीज है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमाउंट ऑफ रिलीफ पे, यानी कि अब हेडिंग की तरफ चले जाओ भाई मेरे ऊपर। अमाउंट ऑफ रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ रिलीफ में क्या है? अभी तो हमने देखा कि पेंशन स्कीम में टैक्स रिलीफ होती है, कितनी रिलीफ होती है उस पे आते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास दो पेंशन स्कीम्स थी, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम और एक पर्सनल पेंशन स्कीम। दोनों स्कीम्स में जो अमाउंट ऑफ रिलीफ है वो सेम होती है, लेकिन इस रिलीफ को देने का तरीका अलग होता है। नोट माय वर्ड्स, अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ दोनों की दोनों स्कीम्स में सेम होता है, यानी डिपार्टमेंट जो रिलीफ देगा वो दोनों की दोनों स्कीम्स पे सेम ही देगा, लेकिन दोनों में देगा अलग तरीके से। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से मिलेगी, पर्सनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से मिलेगी। यानी एक इंडिविजुअल इन दोनों में से अगर किसी में भी पैसा डालता है तो दोनों में रिलीफ का तरीका अलग होगा, रिलीफ अलग अलग तरीके से मिलेगी, मिलेगी सेम अमाउंट ऑफ रिलीफ। तो इस चीज को ध्यान करके रखना कि मेथड किस तरह से रिलीफ मिलेगी वो दोनों का अलग है, लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ इज सेम। अब पहले अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ पे आते हैं जो कि दोनों में सेम है। सिंपल इसके टैक्स रूल्स बोलते हैं जी, और कुछ नहीं है। लोअर ऑफ टू अमाउंट्स, व्हाट आर दी टू अमाउंट्स? 1 और 2 का दोनों में से जो भी कम है। पहला अमाउंट क्या है? जो भी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने पे किए हैं, यानी ड्यूरिंग द ईयर व्हाट एवर यू हैव पेड, ग्रॉस। नंबर 2, ये दो अमाउंट्स में से जो भी हायर है, 3600 पाउंड्स और 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स, इन दोनों में से जो भी हायर है वो ले लो। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो भी पे किया गया है उससे कंपेयर करो और इन दोनों में से लोअर वैल्यू चूज कर लो, दैट इज द टैक्स रिलीफ। इसको क्वेश्चन करके भी समझाऊंगी, एक बार सिर्फ इस प्रोविजन को दिमाग में रखना। मुझे लोअर ऑफ टू वैल्यूज चाहिए, 1 and 2। व्हाट इज 1? वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशंस एन इंडिविजुअल पेज, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस, साल भर में जो भी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन वो पे करेगा, पहली वैल्यू ये है। दूसरी वैल्यू, हायर ऑफ टू वैल्यूज, हायर ऑफ टू वैल्यूज 3600 या 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स, चार्जेबल रेलेवेंट अर्निंग्स, इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपका सेकंड वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में से जो भी कम है वो आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ है। अब सवाल ये उठता है, ये रेलेवेंट अर्निंग्स क्या है? ये रेलेवेंट अर्निंग्स मुझे क्या लेनी चाहिए? सो रेलेवेंट अर्निंग्स में आएगा तीन आइटम्स। 1, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आ सकते हैं, आप बिजनेसमैन होंगे तो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आएंगे। आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी। और तीसरा, आप अगर प्रॉपर्टी बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो FHA, प्रॉपर्टी इनकम में FHA है, ये उसके प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग्स।
यानी कि आपकी इस फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग से जो भी कमाई होती है वो भी आप यहां जोड़ लीजिए। बेसिकली आपकी मेहनत की कमाई, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एफएचए हो। ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपको इसमें नहीं लेनी, मेहनत की कमाई नहीं है यार, ये इन्वेस्टमेंट्स के अप एंड डाउन होने की कमाई है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेनी है, बाकी मेहनत की कमाई सारी लेनी है। आपकी बिजनेस इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और एफएचए से आने वाले प्रॉफिट्स, ये तीनों के तीनों जोड़ेंगे तो रेलेवेंट अर्निंग्स आएंगी। और इन रेलेवेंट अर्निंग्स का 100% इज दिस 3600 से कंपेयर करो, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू। तो अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगी स्क्रीन से गायब होके, वरना लिखूंगी कहां। सो आई डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन एंड यू सी दिस क्वेश्चन। चलिए जी, सो कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन 1 है। वील डू दिस टू सी टैक्स रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स मेड ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू अ पर्सनल पेंशन स्कीम इन द टैक्स ईयर 22-23। पहली चीज, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको दिए हुए हैं। दूसरी चीज, ये कंपनी वाला पेंशन स्कीम नहीं है, यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम नहीं है, ये पर्सनल पेंशन स्कीम है। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, रेलेवेंट अर्निंग्स आपको दी हुई है, और 4 लोग दिए हुए हैं, करीमा, नादिया, केंजा और यास्मीन। इन चारों के ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं और रेलेवेंट अर्निंग्स भी हैं। Explain the maximum amount of pension contribution for which tax relief is available for each individual in the tax year 22-23। यानी कि इन चारों के लिए क्या टैक्स रिलीफ अवेलेबल होगी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, वो हमें कैलकुलेट करनी है। यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द टैक्स रिलीफ। नाउ एज आई सेड, लोअर ऑफ 1 एंड 2 निकालना है, तो सबसे पहले 1 लेते हैं, जो भी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे किए गए हैं। मैं पहले बात करती हूँ करीमा की। तो करीमा का ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन, ये उसने क्या पे किया है, 2500। तो दिस अमाउंट बिकम्स 2500 पाउंड्स। अब निकालते हैं पॉइंट नंबर 2, ये होगा हायर ऑफ सॉरी गाइस, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी 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 सॉरी, ओके। ये होंगे दो अमाउंट्स, हायर ऑफ 3600 एंड 100% ऑफ इंडिविजुअल्स रेलेवेंट अर्निंग्स चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ओके, मतलब जो भी चार्जेबल रेलेवेंट अर्निंग्स है उसका 100%। तो ये तो 3600 का 3600 ही रहेगा। मुझे लेना है 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। इसकी रेलेवेंट अर्निंग्स है 0। 100% ऑफ 0 मतलब 0। इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है, 3600। और ये 1 और 2 में से लोअर अमाउंट कौन सा है, 2500। तो टैक्स रिलीफ कितनी होगी, 2500 पाउंड्स। ये होता है करीमा के लिए टैक्स रिलीफ का कैलकुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नादिया पे। अर्निंग्स लेती हूँ सबसे पहले, 100% ऑफ अर्निंग्स, नादिया के लिए 0। ये 3600 यहाँ पे स्टैंडर्ड है। ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस इसने किए हैं 6000 के। तो अब लेते चलते हैं, इन दोनों में से हायर वैल्यू वो मेरी इस पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू होगी। 3600 इज द हायर वैल्यू। ये वाला पॉइंट नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या है, 6000। इन दोनों में से लोअर चूज कर लो, वो टैक्स रिलीफ है। लोअर वैल्यू इज 3600, दिस इज योर टैक्स रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, केंजा पे। वापस से मैं उल्टा ही चलूंगी, यहाँ पे 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स मींस यहाँ पे 100% ऑफ 75000। ये 3600 है। अब मुझे वापस से पॉइंट नंबर 1 और 2 कैलकुलेट करने हैं। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों में से हायर लेना है। हायर ऑफ 3600 एंड 75000 इज 75000। कंट्रीब्यूशन पे कितने किए हैं उसने, 36000 का कंट्रीब्यूशन उसने पे किया है। तो सवाल ये उठता है, 36000 के कंट्रीब्यूशन के बदले में 75000 का रिलीफ थोड़ी दिया जा सकता है, यानी लोअर ऑफ दीज टू। तो टैक्स रिलीफ मिलेगी 36000 की, दिस। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं, यास्मीन। यास्मीन का वापस से यहीं से चालू करती हूँ, रेलेवेंट अर्निंग से। 100% ऑफ 38000 इज 38000। इसको कंपेयर करेंगे 3600 से।
तो मुझे पॉइंट नंबर 1 एंड 2 कैलकुलेट करने हैं। पॉइंट नंबर 2 की कैलकुलेशन में हायर ऑफ दीज टू इज 38,000। मुझे इसको कंपेयर करना है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पेड से। वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पे किया है उसने 45,000 का, लेकिन इन दोनों में से जो भी लोअर है यानी एलिजिबिलिटी लोअर अमाउंट की होती है, तो 38,000 विल बी दी टैक्स रिलीफ। दिस इज द टैक्स रिलीफ। दिस वे यू विल कैलकुलेट द टैक्स रिलीफ जो किसी भी स्कीम पे यानी पर्सनल पेंशन स्कीम पे यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को मिलेगी। तो अब हमने ये देखा कि अमाउंट ऑफ रिलीफ तो दोनों में सेम आ रही है। अब इस रिलीफ को दिया कैसे जाए? सो एज आई सेड अर्लियर, रिलीफ को देने का तरीका दोनों स्कीम्स में अलग अलग होता है। मतलब कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से दी जाती है किसी भी टैक्स पेयर को, और अगर ये पर्सनल पेंशन स्कीम है तो रिलीफ अलग तरह से दी जाती है। लेट मी फर्स्ट डील विद पर्सनल पेंशन स्कीम। यानी एक इंडिविजुअल है जो एक पर्सनल पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करता है। दो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एक बेसिक रेट टैक्स पेयर और दूसरा एक हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर। पहले बेसिक रेट टैक्स पेयर की बात करते हैं। बेसिक रेट टैक्स पेयर को रिलीफ कैसे मिलेगी? टीडीएस की तरह। यानी जो भी ये कंट्रीब्यूशन करेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन पे करेगा, इमीडिएटली 20% अमाउंट उसको रिलीफ की तरह मिल जाएगा, तो वो नेट पेमेंट ही करेगा। लेकिन अगर ये हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो हम क्या करेंगे? जैसे चैरिटी के केस में करते थे, इसकी बैंड्स बढ़ा देंगे। यानी हायर रेट बैंड और एडिशनल रेट बैंड, इनकी जो हायर रेट नहीं, बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड, इनकी जो हायर लिमिट्स है, अपर लिमिट्स है, वो इंक्रीज हो जाएंगी। यानी कि हम 37,700 को इंक्रीज कर देंगे और उधर 1,50,000 को इंक्रीज कर देंगे। ये दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। बेसिक रेट बैंड की हायर लिमिट, हायर रेट बैंड की भी अपर बड़े वाली लिमिट, इनको इंक्रीज कर देंगे आप बाय द ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मेड। सो ये दोनों चीजों में चैरिटी जैसा आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, बट फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस समथिंग। सो आई डिसअपियर और एक क्वेश्चन को यहीं के यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ये इलस्ट्रेशन 2 है कैप्लन स्टडी टेक्स का। इसमें हम देखेंगे कि ये जो हम टैक्स रिलीफ के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, इसकी टैक्स रिलीफ मिलेगी कैसे। तो यहाँ 4-5 लोगों के बारे में बात हो रही है। लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स मेड ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू अ पर्सनल पेंशन स्कीम इन द टैक्स ईयर 22-23। आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं, यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, यानी कि रेलेवेंट अर्निंग्स निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। Andy, Brad, Cindy, Don, Ed, Fran, they have no other sources of income. Explain how the tax relief or pension contribution will be given in the tax year 22-23 for each individual, and calculate the income tax liability of Don, Ed and Fran for the tax year 22-23. Ignore annual allowance, ये आगे है। तो इन तीनों की तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एंडी, ब्रैड और सिंडी का टैक्स रिलीफ कैसे मिलेगी वो एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम पहला फॉर्मूला तो ये यूज करने वाले हैं कि टैक्स रिलीफ होगी कितनी, और फिर इस रिलीफ को देना कैसे है वो इस वाले चार्ट को यूज करके करेंगे। सो सबसे पहले आई विल कम टू एंडी। मैं फिर से वो अपने पुराने तरीके की तरह आई विल स्टार्ट विद रेलेवेंट अर्निंग्स फर्स्ट। रेलेवेंट अर्निंग्स एंडी की 0 है क्योंकि कोई अर्निंग है ही नहीं। इसको 3600 से कंपेयर करेंगे, हायर ऑफ दीज टू वैल्यू ले लेंगे। कंट्रीब्यूशन उसने किया है 5000 का, 5000 को और 3600 को कंपेयर करेंगे, लोअर ऑफ दीज टू लेंगे, दैट इज द टैक्स रिलीफ। 3600 लोअर है तो टैक्स रिलीफ मिलेगी 3600 की। अब एंडी, उसकी इनकम 0 है, यानी कि वो बेसिक रेट टैक्स पेयर है। पहली बात तो टैक्स पेयर ही नहीं है, तो बेसिक रेट के हिसाब से उसको टैक्स रिलीफ मिलेगी। टैक्स रिलीफ कैसे मिलेगी? उसका जो भी कंट्रीब्यूशन उसने पे किया यानी 5000, इसमें से वो 20% ऑलरेडी अमाउंट माइनस करके देगी। ये 20% होगा जो भी आपको रिलीफ मिली है, यानी कि 3600 का। तो 20% ऑफ 3600 विल बी द रिलीफ अवेलेबल टू हर। यानी कि ये पेंशन स्कीम में डायरेक्ट 4280 का अमाउंट जमा कराएगी और उसके क्रेडिट में बैलेंस 5000 का दिखेगा। दिस इज हाउ शी विल गेट द टैक्स बेनिफिट, राइट। तो इसको बेसिक रेट टैक्स पेयर को सिंपल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्शन एट सोर्स करके शी कैन पे दिस अमाउंट। अब आते हैं दूसरे की तरफ।
अच्छा, इसका टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है। ब्रेड की तरफ आते हैं वापस से। आई स्टार्ट विद दिस अमाउंट। रेलेवेंट अर्निंग्स 20,000, 100% ऑफ 20,000 इज 20,000। 3600 से कंपेयर करो, हायर ऑफ दीज टू इज 20। कंट्रीब्यूशन उसने पे किया है 5,000 का। 5,000 और 20,000 में से लोअर कौन सा है? 5,000। यानी आपको टैक्स रिलीफ ब्रैड को देनी है 5,000 के बेसिस पे, या 5,000 की। अब ये देनी कैसे? अगेन, ब्रैड इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर। 20,000 की इनकम है उसकी, उसने कंट्रीब्यूशन पे किया है 5,000 का। 5,000 में से माइनस करो 20% रिलीफ का अमाउंट, यानी 5,000। ये 5,000 ये है, ध्यान रखना ये, ठीक है। 4,000 विल बी डायरेक्टली पेड टू द पेंशन स्कीम। अब आते हैं सिंडी की तरफ। सिंडी की रेलेवेंट अर्निंग्स भी 20,000 है। वापस से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 20,000 100% ऑफ अर्निंग्स और 3600 को कंपेयर कर लो। हायर ऑफ दीज टू इज 20,000। 20,000 को और उसके कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करो। कंट्रीब्यूशन है उसका 25,000। इन दोनों में से हमें लेना है लोअर, यानी कि 20,000 विल बी दी टैक्स रिलीफ। ये अब क्या करना है? हम सिंडी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो सिंडी में 20,000 इज द बेसिक रेट टैक्स पेयर। हम यहाँ पे भी वही करेंगे। उसका पेमेंट है 25,000 का, उसमें से 20% ऑफ रिलीफ कम करके शी विल पे टू द पेंशन स्कीम। ये 4,000 आएगा, ठीक है। ये तो सिंडी का हो जाता है। अब आ जाते हैं डॉन की तरफ। अब ध्यान रखना, डॉन, एड और फ्रेंड तीनों की हमें इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो डॉन की तरफ आते हैं, मैं वापस से यहीं से चालू करती हूँ। रेलेवेंट अर्निंग्स 95,000, 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स इज 95,000। 3600 से कंपेयर करो, हायर ऑफ दीज टू इज 95,000। 95,000 को कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करो, उसका कंट्रीब्यूशन है 40,000। लोअर ऑफ दीज टू इज द टैक्स रिलीफ। अब ये ध्यान रखना, यू हैव टू आइडेंटिफाई डॉन कौन सा टैक्स पेयर है, बेसिक रेट टैक्स पेयर या हायर रेट टैक्स पेयर। ये हायर रेट टैक्स पेयर है क्योंकि उसकी इनकम 37,700 से ऊपर जा रही है। तो क्या होता है हायर रेट टैक्स पेयर्स के केस में? इनको ये तो रिलीफ मिलती है, प्लस एक एडिशनल ये वाली रिलीफ और मिलती है। यानी कि इनको रिलीफ जो मिलती है उसमें इनकी जो बेसिक रेट बैंड्स और हायर रेट बैंड की अपर लिमिट्स है उनको बढ़ा दिया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन। यानी ऐसे केस में इसकी बेसिक रेट बैंड क्या बनेगी? 0 टू 37,700 को आप बढ़ा देंगे इसके कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से। यानी कि इसकी 77,700 तक की इनकम 20% पे टैक्स होगी, ठीक है। और ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका ये वाला पहले तो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। इसने कंट्रीब्यूशन कितना पे किया? 40,000। इसमें से 20% की इसको रिलीफ देते हैं इस 40,000 पे। याद रखना, रिलीफ अवेलेबल 40,000 पे है। 8,000 आएगा तो 32,000 डॉन विल पे टू दी स्कीम। पहली चीज, ठीक है। दूसरा, अब इन्होंने बोला है कि भाई इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी डॉन की कैलकुलेट करके दो। तो चलो इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी इनकम है 95,000। 95,000 में सबसे पहले तो पीए माइनस कर दो। पीए कम नहीं करना है क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर नहीं है। अब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो ध्यान रखना, अभी आपने बेसिक रेट बैंड इसकी बढ़ाई है। 77,700 पे 20% टैक्स देगा ये। और बची हुई इनकम पे he will pay tax at the rate 40%, right? This is how he will get the relief on tax। ये जो भी टोटल आए ये इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है। इसके बाद चलते हैं एड की तरफ। सॉरी, 25,000 की उसकी रेलेवेंट अर्निंग्स, 3600 से कंपेयर करो, इन दोनों की हायर वैल्यू चूज कर लो।
कंट्रीब्यूशन एड ने किया है 60,000 का, इन दोनों में से लोअर चूज करो, यानी आपकी टैक्स रिलीफ कितनी हो गई 25,000 की। अब चेक करो ये कौन सा टैक्स पेयर है, ही इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, रिलीफ कैसे दोगे, 60,000 के पेमेंट में से 20% ऑफ 25,000, ये 25,000 जो भी रिलीफ अवेलेबल है उसका 20% आपको माइनस कर देना है पेमेंट के टाइम पे। दिस शुड बी 5,000, तो 55,000 स्कीम में ही विल पे, राइट, 55,000 ही विल पे टू दी स्कीम। अब इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो भी कर लो। 25,000 इसकी इनकम है, इस पे दे दो पहले पीए 30, ये कितना आएगा 4 हो गया 2, ये आ गया, ठीक है, बाकी हो गया। अब इस पे इनकम टैक्स इसका 20% लगा दो, बेसिक रेट बैंड में ही फॉल कर रहा है ये, और इसकी कोई स्लैब्स बढ़ानी भी नहीं है, तो 20% के हिसाब से जो भी आएगा दैट इज द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर एड। अब आ जाते हैं फ्रैन की तरफ। 30,000 का कंट्रीब्यूशन है, ओ 1,95,000, ही इज एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो पहले तो मैं यहाँ आती हूँ, 195,000 की इसकी 100% अर्निंग्स हैं, 3600 में से और 195 में से हायर वैल्यू इज 195, इसको कंपेयर करते हैं उसके कंट्रीब्यूशन से, यानी कि 30,000 से। 30,000 और 195,000 में से लोअर वैल्यू इज 30,000, सो उसको टैक्स रिलीफ मिलने वाली है 30,000 के बेसिस पे। अब 195,000 वाला बंदा है, मतलब एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। सबसे पहले तो पेमेंट करते टाइम 20% टैक्स एट सोर्स वो कम देगा, उसके अलावा उसकी जो बेसिक रेट और हायर रेट बैंड है दोनों को ग्रॉस अमाउंट से बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं एक एक करके करती हूँ, पहले तो उसका कंट्रीब्यूशन पेड है 30,000, 20% ऑफ ये अमाउंट जो टैक्स रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है, यानी 24,000 फ्रैन विल पे डायरेक्टली टू दी पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में वो 24,000 पाउंड्स जमा करवाएगा। अब ये वाली जो एडिशनल रिलीफ है ये कैसे मिलेगी, उसकी बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड इन दोनों की लिमिट्स एक्सटेंड हो जाएगी बाय द ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि बेसिक रेट बैंड क्या बनेगी अब, ये 20% पे टैक्स होगा, और हायर रेट बैंड क्या बनेगी 67,701 से 1,50,000 में 30,000 जोड़ दो 180, दिस शुड बी टैक्स्ड एट 40%, ठीक है। अब इसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स इनकम है उसकी 195,000, पीए मिलेगा क्या ऐसे बंदे को, नो पीए, तो टैक्सेबल इनकम हो गई 195,000, ठीक है। 195,000 पे इसके टैक्स लगाते हैं, रेट्स का ध्यान रखते हैं, मुझे जगह चाहिए यार लिखने के लिए। इसकी टैक्स कैलकुलेशन ना थोड़ी कॉर्नर में कर देती हूँ यहाँ। तो इसकी पहले तो बेसिक रेट बैंड होती है 67,700, चलो यही करती हूँ, 67,700 पे 20% टैक्स लगेगा, फिर 1,80,000 माइनस 67,700 पे 40% पे टैक्स लगेगा, और 195 में से 180 तक पे टैक्स लग गया, बची हुई इनकम पे 45% टैक्स लगेगा। ये तीन वैल्यूज विल गिव यू दी
टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस टैक्स पेयर, यानी कि फ्रेंड की टैक्स लाइबिलिटी इन तीनों के टोटल से आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, इससे बहुत क्लैरिटी आएगी आपको। नाउ अब जब हमने ये देख लिया कि पर्सनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करने से रिलीफ कैसे मिलेगी, अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम पे रिलीफ पे। यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई इंडिविजुअल अपने पैसे कंट्रीब्यूट करता है, उसको रिलीफ कैसे मिलेगी इस पेंशन कंट्रीब्यूशन की। सिंपल सा सिस्टम होगा यहाँ पे, ये पे सिस्टम के अंडर रिलीफ मिलेगी। मतलब कि क्या होगा, इसकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट होगी, इसमें मतलब हम इसकी सैलरी लेंगे, इसका बोनस लेंगे, इन सब हेड्स का टोटल लेके यहां से लेस कर दिया जाएगा इसका पेंशन कंट्रीब्यूशन, और इस पेंशन कंट्रीब्यूशन को माइनस करके जो अमाउंट आएगा, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर उसी के ऊपर टैक्स पे करेगा। मिल गई रिलीफ। कैसे? इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम हो गई ना पेंशन के कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से, यानी जितना भी पेंशन में पैसा डाला उतने से इनकम कम हो गई। तो सीधा सीधा यहां पे इस पॉइंट को देखो, रिलीफ कैसे दी जाएगी, पे सिस्टम के थ्रू। ये एक अलाउएबल डिडक्शन माना जाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम में। अब एम्प्लॉयर इस कंट्रीब्यूशन को इंडिविजुअल की इनकम से माइनस करेगा और उसके बाद में पे सिस्टम के अंडर इस पे टैक्स काटेगा, तो अपने आप ही टैक्स कम कटाना। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, बट फिर भी लेट्स डू अ क्वेश्चन सो दैट वी गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस। चलिए जी करो। चलिए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 करते हैं। Kaplan study text, test your understanding 1. Carlos is employed by Lloyd Limited on an annual salary of £80,000. He is a member of the company's occupational pension scheme. वो कंपनी के occupational pension scheme का member है, मतलब वो खुद इस pension scheme में पैसा contribute करता है और employer भी करता है। Carlos pays 3% and Lloyd Limited pays 5% of his salary into the scheme each year. यानी वो खुद तो 3% contribute करता है और कंपनी उसके बिहाफ पे 5% contribute करती है। He has no other income. Calculate Carlos' income tax liability for the tax year 22-23, showing how tax relief is obtained for his pension contribution. तो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में तो बहुत सिंपल हिसाब किताब होता है। यहाँ पे दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक उसका खुद का, दूसरा कंपनी का। ये ध्यान रखना कि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट फॉर द एम्प्लॉइज। ये अभी आगे वाली स्लाइड्स में भी आएगा, इसलिए हम एक बार इसको यहां से इग्नोर करते हैं। हम बात करते हैं इस 3% की जो कंट्रीब्यूशन उसने खुद ने अपनी सैलरी में से किया है। यानी उसकी जो सैलरी है ये 80,000 की, इसमें से 3% ये कंट्रीब्यूशन कर देता है। ये आता है 2400 का कंट्रीब्यूशन, यानी इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में कितना अमाउंट जुड़ेगा, बचा हुआ, यानी 77,600 जुड़ेगा और इसी के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भाई इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम दिस बिकम्स हिज टोटल इनकम, उसमें से कोई रिलीफ देनी नहीं है, आप सीधा इसमें से पीए माइनस कर दीजिए, ये आएगी इसकी टैक्सेबल इनकम। और इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी अब कैलकुलेट कर देते हैं 65,030 पे। तो इसकी बेसिक रेट बैंड में ये आ जाएगा और फिर 65,030 माइनस 37,700 पे 40% का टैक्स लग जाएगा। सिंपल, ये दोनों जो अमाउंट है ये टोटल आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इस इंडिविजुअल का ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। नेक्स्ट, अब यहां पर तो हम बात कर रहे थे जहां पे एम्प्लॉय या फिर एक इंडिविजुअल अपने लिए किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट इफ जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करे, यानी अभी हम जो देख रहे हैं, मेरे ऊपर हेडलाइन पे देखो जी, हेडिंग पे देखो, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयर जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर क्या रूल्स हैं। सो नंबर 1, ये टैक्स डिडक्टेबल होता है,
मतलब कि जब ये एम्प्लॉयर अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा टैक्स पे करने के लिए, उसमें से ये वाले कॉन्ट्रीब्यूशंस अलाउएबल होंगे। दैट मीन्स जैसे कि एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ 25,000 पाउंड्स का पेंशन कंट्रीब्यूशन कर दिया। क्या इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी इनकम कैलकुलेट करते हुए ये खर्चा माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, यानी कि ये टैक्स डिडक्टेबल होगा और फिर जो भी अमाउंट बचा होगा उसके ऊपर इसको टैक्स पे कर देना होगा। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? जब इसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो भी अमाउंट पीएनएल में डेबिट हुआ है आप इसको ऐड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान ये रखना कि इसको पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल बनाना है। जो भी अमाउंट पे हुआ है वो डिडक्ट किया जाएगा। पीएनएल में अमाउंट अक्रूअल बेसिस पे होता है, तो पीएनएल में जो भी पेंशन का अमाउंट डाला गया है उसको तो आप पहले ऐड बैक कर दीजिए, माइनस करिए जो भी अमाउंट पेंशन के नाम पे पे हुआ है। पेड बेसिस पे पेंशन के अमाउंट को एक एम्प्लॉयर की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते टाइम माइनस किया जाता है। ये तो बात आती है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय के लिए ये एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट होता है, यानी एम्प्लॉय के लिए अगर कंपनी या एम्प्लॉयर कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है उस पे उसको टैक्स नहीं देना होता, वो उसके लिए बेनिफिट नहीं बनता। द एम्प्लॉय डजंट पे टैक्स ऑन दिस अमाउंट, दिस इज एग्जेम्प्ट। तीसरी चीज, ये जो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इसको एनुअल अलाउंस के लिए कंसिडर किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये एनुअल अलाउंस क्या है? तो एनुअल अलाउंस देखते हैं। एनुअल अलाउंस है क्या? अब एक इंडिविजुअल है, वो खुद पेंशन फंड में पैसा जमा कराता है, प्लस इसका एम्प्लॉयर भी पैसा जमा कराता है, प्लस कोई थर्ड पार्टी भी पैसा जमा कराती है। यानी ये इंडिविजुअल जो है ये पर्सनल पेंशन स्कीम भी होल्ड कर सकता है, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम भी होल्ड कर सकता है, दोनों तीनों में। यानी सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर 40,000 पाउंड से ऊपर हैं तो एक टैक्स लगेगा इस इंडिविजुअल के ऊपर। ये जो 40,000 का अमाउंट मैंने बोला इसे हम बोलते हैं एनुअल अलाउंस। हर साल एनुअल अलाउंस का अमाउंट अलग अलग डिक्लेयर करता है फाइनेंस एक्ट। अब की बार में भी ये 40,000 पाउंड है, पिछली बार भी 40,000 पाउंड ही था। सो एनुअल अलाउंस का इन्होंने मतलब ये दिया है, एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर किसी भी कोई भी करे, वो खुद करे चाहे कंपनी करे चाहे उसके बिहाफ पे कोई और बंदा करे, वो टोटल 40,000 पाउंड तक पेंशन स्कीम में पैसा जमा करा सकता है। उससे ज्यादा अगर उसने पैसा जमा कराया तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा। एनुअल अलाउंस का मतलब 40,000 पाउंड तक के पैसे को टैक्स फ्री वो पेंशन स्कीम्स में जमा करा सकता है। उससे ज्यादा उसने जमा कराया तो टैक्स चार्ज लगेगा। टैक्स चार्ज किस रेट पे लगेगा? नॉन सेविंग्स इनकम में आपके पास 3 रेट्स होती हैं, 20, 40 एंड 45। ये टॉप स्लाइस इनकम वाली रेट पे लगाएगा। मतलब उस इंडिविजुअल के ऊपर अगर हाईएस्ट रेट 40% लग रही है तो ये 40,000 से ऊपर इसने जितना भी पेंशन स्कीम में पैसा डाल दिया उसके ऊपर 40% रेट लगेगी। अगर ये इंडिविजुअल 20% वाला ही टैक्स पेयर है तो 40,000 से ऊपर का पेंशन कंट्रीब्यूशन 20% पे टैक्स हो जाएगा। अगर ये इंडिविजुअल 45% वाला टैक्स पेयर है तो 40,000 पाउंड से ऊपर इसने जो भी पेंशन फंड में पैसा डाला दैट विल बी टैक्स्ड एट 45%। अब तुम सोचोगे कि यार ये एनुअल अलाउंस ने तो सारी की सारी टैक्स रिलीफ की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन इसमें एक चीज है, एक फायदा है। ये जो 40,000 का अमाउंट है यू कैन इंक्रीज दिस अमाउंट। इंक्रीज दिस अमाउंट बाय व्हाट अमाउंट? पिछले 3 सालों में अगर कोई भी एनुअल अलाउंस अनयूज्ड है, यानी पिछले 3 सालों में हो सकता है आपने पेंशन कंट्रीब्यूशन कम किया हो, पिछले 3 सालों में से हो सकता है पेंशन कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं हो, तो पिछले 3 सालों का 40,000 40,000 40,000 पूरा का पूरा बचा हुआ है वो इसमें जोड़ लो। उतना पैसा आपको पेंशन स्कीम में जमा करने पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेट्स सपोज पिछले साल आपने 25,000 का पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो ये अनयूज्ड एए कितना बचेगा? पिछले साल 40,000 में से 25 आपने पेंशन स्कीम में पैसा डाला, यानी बचा 15,000 जो आपने अनयूज्ड एए की तरह रखा है।
ये पिछले 3 सालों का ही आप यूज कर सकते हैं। ये 15,000 पिछले साल का, ऐसे ही पिछले उससे भी पहले वाले 2 सालों को देखना, इस 40,000 में ऐड करना। ये टोटल अमाउंट है जो आप पेंशन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और टैक्स भी अराइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो दिस AA विल बी इंक्रीज्ड बाय अनयूज्ड अमाउंट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। अब इस पे 2 इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं, इनको ध्यान रखना। इस स्लाइड को अच्छे से समझना, रिवाइंड करके वापस से समझना, ये बार बार क्वेश्चंस में आती है। सबसे पहला रूल, आपका अनयूज्ड AA ये आप पिछले 3 सालों में तभी यूज कर सकते हैं, या पिछले 3 सालों का तभी यूज कर सकते हैं जब इन पिछले 3 सालों में आप उस रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर रहे हो। मतलब ये जो पेंशन स्कीम होनी चाहिए ये रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए, तो टैक्स रिलीफ भी तभी मिलेगी, ये एनुअल अलाउंस भी तभी मिलेगा जब इन 3 सालों में भी आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, हमें किस सीक्वेंस में इसको यूज करना है। मतलब कि पिछले 3 साल, मतलब पिछला वाला साल में लेती हूँ 3rd ईयर, उससे पहले वाला साल में लेती हूँ 2nd ईयर, और सबसे पुराने वाला साल में लेती हूँ ईयर 1। हमें फीफो बेसिस पे लेना है, मतलब कि सबसे पहले अनयूज्ड AA मुझे इस साल का लेना है, फिर 2nd ईयर का, फिर 3rd ईयर का, और स्पेसिफिकली इसको लेती हूँ। फीफो का क्या मतलब, लेट्स सपोज पिछला साल यहाँ पे होता है हमारे लिए टैक्स ईयर 20, 21, 22, ये पिछला टैक्स ईयर है। फिर ये एंड देन 19, 20। फीफो का मतलब सबसे पहले वाले साल का अनयूज्ड AA सबसे पहले लो, उसके बाद में इसका लेना, फिर इसका लेना, और तीनों का जोड़ लगा के 40,000 में जोड़ देना। यानी आपका इस साल का पेंशन कंट्रीब्यूशन टोटल इस अमाउंट तक अगर है तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन उससे ऊपर अगर आपने पेंशन कंट्रीब्यूशन कर दिया तो अपनी हाईएस्ट रेट पे उस पर टैक्स पे कर देना जी। सो सिंपल इज दैट। तो इस सिंपल सी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई डिसअपियर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। चलिए जी, लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आपकी कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन 3 के नाम से क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्टीव एंड माइक मेड ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस एज फॉलोज। स्टीव और माइक की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। 1920, 2021, 2122 ये तीनों के आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। स्टीव हैज बीन अ मेंबर ऑफ अ पेंशन स्कीम सिंस द टैक्स ईयर 12-13, यानी स्टीव डे 1 से ही एक रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर था। ये पेंशन स्कीम, ये जो इन्होंने बोली हुई है, इट इज अज्यूम टू बी रजिस्टर्ड। माइक जॉइंड अ पेंशन स्कीम इन द टैक्स ईयर 2021, यानी माइक ने 2021 में ये स्कीम ज्वाइन करी है, उससे पहले उसने कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया था। रजिस्टर्ड में तो बहुत दूर की बात है। बोथ हैव रेलेवेंट अर्निंग्स ऑफ 1 लाख पाउंड्स पर एनम। State the maximum gross contribution that Steve and Mike could make in the tax year 22-23 without incurring an annual allowance tax charge. तो अब सीधी सी बात, हमने अभी जो ये वाली स्लाइड देखी है इसको अप्लाई करना सीखेंगे। क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, उसका एम्प्लॉयर या कोई थर्ड पार्टी 40,000 पाउंड्स से ऊपर अगर पेंशन्स में कंट्रीब्यूट कर दे तो एक टैक्स चार्ज लेवी किया जाएगा। यहाँ पे स्टीव की अगर हम पहले बात करें तो स्टीव का हिसाब किताब देखो। करंट ईयर में वो खुद कितना कितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, ये उसके ग्रॉस पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। 21-22 में, उससे पहले वाले साल में और उससे पहले वाले साल में, तीनों में उसने क्या कंट्रीब्यूट किया ये आपको दिया हुआ है। अब वो इस साल क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो आपको बताना है। आप बोलोगे 40,000 तक करा दो, नहीं, पर पिछले 3 सालों का भी तो AA यूज हो सकता है, यानी वो पेंशन में ज्यादा अमाउंट डाल सकता है। ज्यादा अमाउंट डाल सकता है कुछ लिमिट तक जिसमें टैक्स नहीं बनेगा। तो ये अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना है कि एनुअल अलाउंस ये तो 40,000 है ही है, प्लस पिछले सालों का कितना हो सकता है, उतने लेवल तक स्टीव अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन कर दे तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक तो करंट टैक्स ईयर का यानी कि 22-23 का 40,000 तो इसके पास है ही है, दोनों के पास ही है। प्रीवियस 3 इयर्स का भी इनको मिल जाता है,
और ये प्रीवियस 3 इयर्स आपको लेने हैं फीफो बेसिस पे। और ध्यान ये रखना है कि आप जिन पिछले 3 सालों पे ले रहे हो तब आप इस रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के पार्ट होने चाहिए हो। तो स्टीव तो बहुत पहले से रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का पार्ट है, यानी मुझे पिछले 3 साल देखने हैं बस, और ये पिछले 3 साल इन्होंने ये दे रखे हैं। फीफो बेसिस पे मतलब सबसे पहले साल का एए मुझे सबसे पहले जोड़ना है। तो सबसे पहले साल का यानी 1920 का एए में कुछ बचा है क्या जो मैं इस 40,000 में जोड़ूं? कुछ नहीं बचा। मतलब 40,000 से तो उल्टा ये ज्यादा ही हो गया, तो इसमें बचा हुआ कुछ नहीं है जो इस साल के एए में जुड़ सकता है। बल्कि जो एक्स्ट्रा है वो और इसने 1920 के पहले वाले 3 सालों में से निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन इसका खुद के साल का कुछ नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं। 2021 में से कुछ बचता है क्या? यानी 2021 के करंट ईयर जो 40,000 का इसका एए रहा होगा उसमें से इसने 25,000 तो यूज कर लिया होगा अपनी इनकम को इसमें टैक्स बचाने के लिए। बाकी कितना बचता है? 15,000 बचता है। ये 15 कैसे आया? 40 में से उसने 25,000 को अपनी इनकम रिलीव कराने के लिए यूज कर लिया होगा। बाकी बचा हुआ एनुअल अलाउंस कितना अनयूज्ड रह गया? 15,000। वो मैं अब इस 40,000 में जोड़ सकती हूँ। तीसरा साल 21-22, इस साल इसने 17,000 का पेंशन कंट्रीब्यूशन किया। इस साल भी 40,000 का एए होगा, उसमें से इसने सिर्फ 17,000 ही यूज किया टू गेट एग्जेम्पशन इन दी टैक्सेस, यानी बाकी अनयूज्ड कितना हुआ? 23,000। तो ये 23, 15 और 0 ये हम करंट ईयर के 40,000 में ऐड कर सकते हैं, यानी टोटल 78,000 का एनुअल अलाउंस आ जाएगा। 78,000 तक का अगर स्टीव इस साल पेंशन कंट्रीब्यूशन करे तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर 78,000 से ज्यादा कर देगा तो फिर उसको टैक्स भरना होगा एक्सेस पे। ऐसे ही कैलकुलेशन देखते हैं माइक की। तो माइक का वही करंट ईयर का तो सेम है, करंट ईयर का एए 40,000 तो है ही है। पिछले 3 सालों का चेक करते हैं। इसके पिछले 3 सालों में से ये पहले वाले साल में तो मेंबर ही नहीं था, यानी इसके लिए ये पिछले 3 साल जो है ये बन जाएंगे सिर्फ 2 साल, 2020, 21 एंड 21, 22। ये प्रीवियस 3 इयर्स में से 2 साल ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो साल है इस साल में ये इस पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। तो एए कैलकुलेशन में आपको 3 साल जो लेने हैं उसमें से आप ये तभी ले सकते हैं जब आप उस पेंशन स्कीम के मेंबर हो। लेकिन ये 1920 में तो इस पेंशन स्कीम का मेंबर था ही नहीं, यानी कि आपको सिर्फ 2021 और 21-22 के ही एए में अनयूज्ड वाले एए जोड़ने की परमिशन है। तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे 40 में से उसने 15 यूज कर लिया, बचा 25। इधर 40 में से उसने 6 यूज कर लिया होगा, बचा 34,000। ठीक है, तो आप ये ले लो 25 और 34,000, 99,000 का टोटल एनुअल अलाउंस हो जाएगा पिछले 3 सालों का जोड़ के भी। यानी कि अभी इस साल माइक 99,000 पाउंड्स तक का पेंशन कंट्रीब्यूशन कर सकता है और इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर उसने किया तो फिर उसकी हाईएस्ट जो टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल है उस पे इसको टैक्स भरना होगा एक्सेस अमाउंट पे। उसके लिए भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। ये इस वाली बात को एड्रेस करेगा। Marcus has been employed for many years. However, he only became a member of personal pension scheme in the tax year 1920. तो ध्यान रखना 1920 में वो member था। In the tax year 22-23, Marcus earned 1 lakh pounds and made a gross contribution of 86,000 pounds into his personal pension scheme. तो contribution उसने कितना किया? 86,000. Earnings उसकी कितनी है? 1 lakh pounds. Last 3 years में उसके gross pension contributions क्या थे? वो आपको तीनों दे दिए। Calculate Marcus income tax liability for the tax year 22-23. तो सबसे पहली चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या टैक्स रिलीफ मिलेगी वो निकालते हैं। क्या था? पॉइंट नंबर 1 और 2 में से लोअर।
0.2 क्या था? हायर ऑफ टू वैल्यूज 3600 एंड 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स इसकी है 1 लाख पाउंड्स। इन दोनों में से हायर वैल्यू है 1 लाख पाउंड्स। इसको कंपेयर करेंगे इसके कंट्रीब्यूशन से। तो ये करंट ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 86,000 पाउंड्स। इन दोनों का लोअर इज द टैक्स रिलीफ, यानी टैक्स रिलीफ इसको कितनी मिलेगी? 86,000 पाउंड्स की। पहली चीज। अब ये कैसे मिलेगी? पहली बात, ये हायर रेट टैक्स पेयर है, एक इसकी बैंड भी बढ़ेगी, प्लस ये पे करते टाइम 20% अमाउंट माइनस करके भी पे करेगा। यानी कि पहले तो कंट्रीब्यूशन पेड माइनस ये 20% अमाउंट, 20% ऑफ टैक्स रिलीफ, ध्यान रखना ये माइनस करोगे नहीं 68,800 ये निकाल लोगे आप कि 68,800 तो पे करेगा वो पेंशन स्कीम में। और अब क्योंकि वो हायर रेट टैक्स पेयर है, उसकी इनकम 1 लाख पाउंड्स है जो 37,700 से ऊपर है। ही इज अ हायर रेट टैक्स पेयर। हायर रेट टैक्स पेयर की जो बैंड्स हैं उनको आपको इंक्रीज करना होगा। यानी इसकी जो बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड है, हायर रेट बैंड की जरूरत नहीं है, बेसिक रेट बैंड इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान रखना, ग्रॉस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड से ये अमाउंट आप इंक्रीज करते हैं बैंड। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इज 86,000 पाउंड्स। रिलीफ से नहीं इंक्रीज करना, कंट्रीब्यूशन से करना होता है। दिस विल बी टैक्स्ड एट 20%। यानी बैंड क्या बनेगी? दिस विल बी टैक्स्ड एट 20%। अब दूसरी बात, इन्होंने पूछा इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो चलो इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले ए वाला इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। करंट ईयर का ए इसके पास कितना है? 40,000। पिछले 3 सालों का देख लेते हैं। अब पहले साल की बात करती हूं मैं। 40 में से 17 उसने यूज किया तो अनयूज्ड कितना बचा? 23,000। ये अब की बार यूज हो जाएगा। फिर 40 में से इस बार उसने 50 यूज कर लिया। अब ये जो 50 है इसको सेट ऑफ करने के लिए ये पिछले 3 सालों में गया होगा। यानी इसने, हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1920 में इस पैसे को यूज करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उससे पहले तो ये स्कीम का पार्ट ही नहीं था। तो ये -10,000 आ जाएगा, क्योंकि ये इसने इसी ए में से यूज किया होगा। और लास्ट वाला 40 में से 34 माइनस करो, 6,000 आ जाता है। यानी अब हमारे पास पिछले सालों के, प्रीवियस 3 इयर्स के क्या क्या बैलेंसेस बचते हैं? 23 -10 और प्लस 6,000। इनका जब नेट करोगे 13 और ये 6 19, तो 59,000 आ जाएगा टोटल। 59,000 पाउंड्स है। 59,000 पाउंड से ऊपर उसने जितना भी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया वो उसकी हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल पे टैक्स कर दिया जाएगा। तो पहली बात, उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 86,000 का कंट्रीब्यूशन किया है। 59,000 से ऊपर जितना भी है वो पूरा का पूरा हाईएस्ट पॉसिबल रेट पे उसको टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 27,000 विल बी टैक्स्ड एट जो हाईएस्ट रेट उस पर अप्लाई होगी, यानी कि 40% वाले पे जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है वो इनकम 1 लाख देख के कि 40% पे जाएगा, पर फिर भी एक बार अपन इसको चेक करते हैं। तो 27,000 उसके हाईएस्ट एप्लीकेबल रेट पे आप टैक्स कर देंगे। तो चलो अब एक बार आ जाते हैं इसकी टैक्स कैलकुलेशन पे। इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब इसकी देखो हमने बैंड्स बढ़ा ली, तो ये तो पूरा का पूरा 20% में चला गया। 1,23,700 तक की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। इसकी इनकम कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख में से सबसे पहले तो पीए देना, क्योंकि पीए उसको यहाँ मिलेगा। पीए 1 लाख से ऊपर होगा तो हम डिडक्शन की सोचेंगे।
87,430, तो 87,430 पे 20% टैक्स लगेगा। तो इसकी इनकम पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कौन सा लग रहा है? 20%। यानी ये जो 27,000 है इस पे 40% नहीं 20% के हिसाब से हम टैक्स लगा देंगे। तो लगा दो इसका इनकम टैक्स 87,430 पे 20% का पहला अमाउंट तो ये आएगा। दूसरा अमाउंट जो आपने पेंशन का एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है, कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है? 27,000। वो इसकी हाईएस्ट स्लैब रेट पे लगेगा यानी 20% पे लगेगा। ये 1 और 5400 ये ऐड करो, दिस इज द इनकम टैक्स फॉर मार्कस फॉर द करंट ईयर। ठीक है, ये दोनों के दोनों, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट ए से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ ए। ध्यान है हमने पीए रिडक्शन की बात की थी, यहां पे भी सेम उसी तरह की बात होगी। यानी ए को भी रिड्यूस किया जा सकता है अमीर लोगों के लिए। कैसे? ए का भी अमाउंट रिड्यूस हो सकता है इफ the adjusted income exceeds 2,40,000 pounds. Now remember, हम यहाँ पे ANI की बात नहीं कर रहे हैं जो PA में होती थी, यहाँ पे बात हो रही है adjusted income. The question arises, रिडक्शन कितना होगा? 2,40,000 पाउंड से ऊपर जितनी भी है एडजस्टेड इनकम उसका 50% इज द रिडक्शन। ये कुछ सिमिलर है पीए रिडक्शन जैसा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये एडजस्टेड इनकम क्या है? उससे पहले एक बुलेट आया है, ये बाद में बताऊंगी, पहले एडजस्टेड इनकम देखो। एडजस्टेड इनकम में आपको लेनी है नेट इनकम, यानी जो इनकम टैक्स कॉम्पुटेशन से पहले वाली होती है। नेट इनकम आप लेते हैं, उसमें दो आइटम्स आप ऐड कीजिए, एम्प्लॉई का ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो उसने उस इंडिविजुअल एम्प्लॉई के लिए किया हो। यानी एम्प्लॉई का सिर्फ ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन लेना है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है उस एम्प्लॉई के लिए। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करो नेट इनकम में, दिस इज योर एडजस्टेड इनकम। अब ये एडजस्टेड इनकम अगर 2,40,000 पाउंड से ऊपर है तो जितनी भी एक्सेस है उसका 50% इज रिडक्शन इन ए। अब एक चीज जो मैंने बीच में एक बुलेट छोड़ा, आप ए रिड्यूस करिए, ग्रेट, बट एक चीज का ध्यान रखिए, ए रिड्यूस होकर 4,000 पाउंड से नीचे कभी नहीं जाना। यानी पीए को तो हम जीरो कर देते थे, यहां पे हम ए को जीरो नहीं करते हैं, या तो वो 4,000 पाउंड होगा या फिर उससे ऊपर होगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, कई बार क्वेश्चन इसी में फंसा देता है। तो करते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। चलिए जी, लेट्स डू इलस्ट्रेशन 5 ऑफ योर स्टडी टेक्स्ट। क्वेश्चन बोलता है the following individuals have occupational pension schemes into which the following contributions were made during the tax year 22-23 and Belinda Carroll। एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम दी हुई है। ये देखो तीनों के तीनों अमीर आदमी है। They have no other sources of income. Calculate the annual allowance for the tax year 22-23 for each individual, assuming they have no unused allowances brought forward. तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो पिछली स्लाइड है इसको यूज करते हुए हमें इस पे कैलकुलेशंस करनी है। जिन भी इंडिविजुअल्स की एडजस्टेड इनकम 2,40,000 पाउंड से ऊपर होती है उनका ए रिड्यूस हो जाता है। और इन्होंने यही पूछा है कि भैया ए निकाल के बताओ। तो मुझे तीनों इंडिविजुअल्स का पहले तो एडजस्टेड इनकम कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैं यहीं पे सामने ही कर लेती हूँ इनकी एडजस्टेड इनकम। ये एडजस्टेड इनकम क्या होती है? आपकी जो भी नेट इनकम है उसमें एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन आप जोड़ लीजिए। ये इसकी इनकम दिख रही है दोनों तीनों की, इसमें एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ लो। यानी बेसिकली इन तीनों आइटम्स का टोटल ले लो आप, तीनों मतलब 30,000, 5,000 और 2 लाख। दिस कम्स टू 2,35,000। बेलिंडा के लिए आती है 310 + 2 + 8 320, 250 + 20 + 12,000, ये कितना आएगा? 70, 80, 82, 282,000। तो सबसे पहला स्टेप हमने तीनों की एडजस्टेड इनकम्स कैलकुलेट कर ली। अब सबसे पहली चीज एन की बात करती हूँ, क्या उसकी एडजस्टेड इनकम 2,40,000 से ऊपर है?
नहीं है, इसलिए इसका AA रिड्यूस नहीं होगा। इसका AA कितना होगा फिर? 40,000 पाउंड्स पूरा का पूरा मिलेगा, कोई AA उसका रिड्यूस नहीं होना। लेकिन आप ये कैलकुलेशन एडजस्टेड इनकम की एग्जाम में फिर भी दिखाएंगे, ये एग्जामिनर को बताएंगे कि आपने चेक किया है कि इसके AA को रिड्यूस क्यों नहीं करना। अब आते हैं बेलिंडा की तरफ। बेलिंडा की एडजस्टेड इनकम आ रही है 320, मतलब AA रिड्यूस होगा। तो 320 से रिडक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड इनकम इज 320 माइनस 240 इज द स्टैंडर्ड अमाउंट, जितना भी एक्सेस है उसका 50% विल बी द रिडक्शन इन AA। ये आप चेक करेंगे तो ये कितना आने वाला है? दिस इज 240, ये कितना आ रहा है भाई? 240 और 320 ये आता है आपका 60 70 80 80,000, राइट। और 80 का 50% विल बी 40,000। 40,000 आ गया। आपका AA है कितना? आपका AA है 40,000 एलिजिबिलिटी है, जिसको हम रिड्यूस कितना कर रहे हैं? 40,000 से ही रिड्यूस कर रहे हैं। ओहो, AA जीरो हो गया। बट नाउ दिस क्लॉज विल कम इनटू पिक्चर। AA कैन नेवर बी जीरो, यानी कि आप जो रिडक्शन करेंगे वो 40 का नहीं करेंगे, आप इतना रिडक्शन करेंगे कि वो 4,000 तो बच ही जाए। वरना आप ये भी, मैंने जो तरीका किया था आप इससे भी कर सकते हो, मतलब कि इसको पूरा जीरो कर दो और फिर नीचे एक नोट डाल दो, AA कैन नेवर बी जीरो और इट कैन नेवर बी बिलो 4,000 पाउंड्स। तो बेलिंडा के केस में AA कितना होगा? 4,000 पाउंड्स का हो जाएगा। अब तीसरे केस में आते हैं, कैरल के केस में। कैरल के केस में भी उसकी इनकम 2,40,000 से ऊपर आ रही है। तो कैरल के केस में आ जाओ, वापस से रिडक्शन की तरफ चलते हैं। उसकी एडजस्टेड इनकम है 282,000, 240 से एक्सीड करा लो, ये आएगी 42,000 और 42,000 का 50% करेंगे तो ये आना चाहिए 21,000। तो कैरल के 40,000 का नॉर्मल AA है, इसमें से 21,000 आप कम कर रहे हैं, बचा हुआ 19,000 उसकी एलिजिबिलिटी होगी इस साल की। यानी इस साल का AA उसके लिए कितना होगा? 19,000 का, पूरा 40,000 नहीं लेना। अब उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से 19,000 तक पे तो उसको टैक्स नहीं देना, 19,000 से ऊपर होते ही शी विल हैव टू पे टैक्स। वो भी कौन सी रेट पे? अपनी हाईएस्ट स्लैब पे, हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल पे। नाउ एक्सेसिंग द पेंशन फंड। तो ये पेंशन फंड में पैसा जमा कराते 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 क्या कोई इंडिविजुअल इसको निकाल पाएगा? निकाल पाएगा, यानी इस फंड को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन एक एज लिमिट के बाद। कब? जब तक वो 55 इयर्स का ना हो जाए। यानी पेंशन फंड से पैसा तभी निकाला जा सकता है व्हेन एन इंडिविजुअल रीचेस द पेंशन एज, और पेंशन एज यूके में 55 इयर्स है। अब ये जो मनी परचेज स्कीम है, इसके साथ विड्रॉल का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। 25% अमाउंट आप जो निकालते हैं दैट इज ऑलवेज टैक्स फ्री। बाकी जो बैलेंस है वो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, यानी आप उसको चाहें नॉन सेविंग्स इनकम की तरह ट्रीट कर लें, मंथली निकाल लें, क्वार्टरली निकाल लें, या फिर एनुअल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में निकाल लें। तो ध्यान रखना, जो मनी परचेज स्कीम है इसमें से 25% तो आप एक साथ निकाल सकते हैं, जबकि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में सारा आपको मंथली मिलेगा। यहाँ पे मंथली की जरूरत नहीं है, 25% आप चाहें लमसम निकाल लीजिए, ये टैक्स फ्री होगा, इस पर टैक्स नहीं देना होगा। जो बचा हुआ 75% है वो आप डिसाइड करिए, आप मंथली चाहते हैं या क्वार्टरली चाहते हैं, कैसे भी कर लीजिए। और जब भी आप रिसीव करेंगे वो नॉन सेविंग्स इनकम की तरह टैक्स की जाएगी, यानी 25% टैक्स फ्री, 75% विल बी टैक्स्ड व्हेन यू विल रिसीव इट। तो ये तो एक्सेसिंग पेंशन फंड है। एक छोटा सा क्लॉज इसमें और है, लाइफ टाइम अलाउंस का। जब पेंशन इतने फायदे की डील है तो धमाधम पेंशन में कंट्रीब्यूट करते रहो ना, नहीं। इस पे जो टैक्स रिलीफ है या फिर जो अलाउंस है वो एक लिमिट तक का ही है, यानी पूरे लाइफ टाइम का अलाउंस फिक्स्ड है। आप कुछ अमाउंट तक जो पेंशन स्कीम में डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं,
बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है। लाइफ टाइम अलाउंस है कि आप जो भी डालते जा रहे हैं इसकी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है। इससे ऊपर अगर आप पैसा डालते हैं फिर वो टैक्स हो जाएगा भैया। फॉर द करंट टैक्स ईयर आपका 10,73,100 पाउंड तक का अमाउंट लाइफ टाइम अलाउंस है। यानी इतने अमाउंट तक आप पूरी जिंदगी पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा करिए, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इससे ऊपर आपको टैक्स देना होगा। और ये टैक्स आप देंगे कब? जब भी आप इस फंड में से पैसा निकालेंगे। 10,73,100 तक आप जब पेंशन फंड में पैसा जमा कराते रहते हैं तब तक कोई भी आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि लाइफ टाइम अलाउंस उस पर एप्लीकेबल होता है। जैसे ही इस अमाउंट से ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाएगा और पेंशन फंड का बैलेंस इससे ज्यादा हो जाएगा, इन दैट केस आपको उस पर टैक्स भरना होगा। टैक्स आप कब भरेंगे? जब आप इस एक्सेस पैसे को निकालेंगे, यानी इस फंड में से जब भी पैसा निकालेंगे तब उसके ऊपर आप टैक्स पे कर देंगे। अब ये टैक्स पे कर देंगे, हमने पेंशन का टैक्सेबिलिटी देख ली। थोड़े से क्वेश्चंस एग्जाम किट के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम किट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सेक्शन सी के क्वेश्चंस में ये पक्का से आता है। तो मैं कुछ ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चंस जो अलग से करा सकती हूँ वो यहाँ पे अभी आपको कराती हूँ। तो चलिए जी करते हैं एग्जाम किट। चलिए जी, we'll start doing the exam kit questions. सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये आपकी एग्जाम किट में, कैप्लन की एग्जाम किट में आपको मिलेगा। ये सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। Abina has made the following gross contributions to her personal pension scheme over the past 3 years. Personal pension scheme है, occupational नहीं है। पिछले 3 सालों का contribution उसका दिया हुआ है, सारे contributions gross हैं। Abina's adjusted income did not exceed 240 in any tax year. मतलब reduction in AA नहीं करना है। रिडक्शन इन एनुअल अलाउंस विल नॉट अप्लाई, क्योंकि किसी भी साल में उसकी एडजस्टेड इनकम 2,40,000 पाउंड से ऊपर नहीं थी और हमें एडजस्टेड इनकम ही देखनी होती है, उसी के बारे में इन्होंने बात की है। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन व्हिच अबीना कैन मेक टू हर पर्सनल पेंशन स्कीम फॉर द टैक्स ईयर 22-23 विदाउट गिविंग राइज टू एन एनुअल अलाउंस चार्ज? मतलब बेसिकली वो कितना कंट्रीब्यूशन अपनी पेंशन स्कीम में कर सकती है ये एनुअल अलाउंस चार्ज जिससे अराइज ना हो जाए। यानी कि एनुअल अलाउंस में जो भी अमाउंट कवर हो जाए उतना कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। तो वापस से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले करंट ईयर पे आती हूँ। करंट ईयर का AA कितना अवेलेबल होगा? 40,000। और पिछले 3 सालों का अनयूज्ड AA भी आपको मिल सकता है। तो पिछले 3 साल हैं उसके पास 2019-20, 2021 एंड 21-22। मैं सबसे पहले साल पे आती हूँ। 42,000, इस साल तो कुछ अनयूज्ड बचा ही नहीं। 40,000 का था, 42,000 का उसने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दिया। ये जो एक्सेस 2,000 है, क्या मैं इसको यहाँ पे -2,000 लिखूं? आई विल नॉट टेक इट एज -2,000। क्यों? क्योंकि ये जो इसने एक्सेस में 2,000 का कंट्रीब्यूशन किया होगा, ये 1920 से पहले जो 3 साल रहे होंगे उसमें AA में से यूटिलाइज कर लिया होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। आप जिस साल कंट्रीब्यूशन करते हैं 40,000 प्लस पिछले 3 सालों का अनयूज्ड AA आप यूज कर लेते हैं। 1920 में इसने जो कंट्रीब्यूशन किया होगा ये 40,000 से एक्सीड करता है। यानी ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है ये पिछले 3 सालों का अगर कोई अनयूज्ड AA होगा तो उसमें से एडजस्ट उसने किया होगा। इसलिए यहाँ पे इसको -2,000 लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे 1920 का 40,000 में से कोई भी अमाउंट नहीं बचा। देयर इज नथिंग अनयूज्ड। एक क्वेश्चन पीछे हमने किया था जिसमें इन वाले किसी सालों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, वहां हमने नेगेटिव दिया था। नेगेटिव क्यों लिया था? क्योंकि उसके पिछले वाला साल आपके 3 सालों में से एक पड़ रहा था। मतलब अगर ये सेकेंड ईयर में होता, मतलब ये अगर 2,000 इधर होता, 42 का कंट्रीब्यूशन इधर होता, तो मुझे -2,000 लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो पिछले 3 सालों के अनयूज्ड AA से सेटिस्फाई या फिर सेटल किया गया होता, और पिछला 3 साल ये होता एक, और इससे पिछले 2 और। तो ये तो अभी मेरे मतलब का साल है ना, इसलिए मुझे वहां पे -2 लेना पड़ता।
लेकिन यहां पे -2 लेने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, मुझे ये -2 सेटल करने के लिए 2018-19 मिल गया होगा या फिर 17-18 मिल गया होगा। तो इस 2000 के लिए मुझे अभी इन सालों में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मेरे लिए इस साल से रिलेटेड 40,000 में से कुछ नहीं बचा। अब आते हैं 2021 पे। 40,000 में से 37 का कंट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि कितना अमाउंट बच गया अनयूज्ड एए का? 3000। नेक्स्ट पे आ जाओ 21-22 पे। 28,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ, यानी जो करंट ईयर का इस साल का 40,000 रहा होगा उसमें से 28 आपने यहां यूज कर लिया। अनयूज्ड कितना बचा? 12,000। यानी पिछले 3 सालों का अनयूज्ड अमाउंट कितना है? 15,000। तो करंट ईयर का 40, पिछले सालों का 15, टोटल 55,000 पाउंड्स का एए उसको अवेलेबल हो सकता है। यानी 55,000 तक का अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन अबीना कर देती है तो उस पे कोई उसको टैक्स चार्ज नहीं पे करना होगा। द आंसर इज सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। रॉजर के नाम से आपको ये मिलेगा। रॉजर इज एम्प्लॉयड on an annual salary of 145,000 pounds. His employer has an occupational pension scheme. यानी ये ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम के अंडर पैसा कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखना, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सैलरी में से काट लिया जाता है। फिर जो बचती है नेट सैलरी, उसी के ऊपर उसका पेई के अंडर PAYE के अंडर टैक्स डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर और HMRC को जमा करा देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें रॉजर इज पेइंग 2% ऑफ हिज सैलरी एंड द कंपनी पेज 5% ऑफ हिज सैलरी। कंपनी जो भी पे करती है दैट इज एन एग्जेम्प्ट बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। यानी रॉजर के लिए ये एग्जेम्प्ट बेनिफिट होगा, इसको कंसिडर करना ही नहीं है। ये पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ओवर एंड अबव दी सैलरी मिलेगा ये रॉजर को, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। Roger also made a payment of 20,000 pounds into a personal pension scheme in the tax year 22-23। तो रॉजर ने क्या कर रखा है? अपने ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में तो पैसा डाल रखा है, पर्सनल पेंशन स्कीम में भी वो कुछ अमाउंट डालता है। What is Roger's net income before deducting the PA for the tax year 22-23? तो पहली चीज, ये इनकम पूछ रहा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी 145,000 की। इसमें से माइनस करोगे आप उसका खुद का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो माइनस हो जाता है। फिर जो इनकम बचती है उसके ऊपर जो कंपनी है वो टैक्स डिडक्ट करती है। तो ये 145,000 का 2% खुद कंट्रीब्यूट करता है, ये आएगा 28 और 29,000 आना चाहिए। 29,000, oh sorry 2,900 is the amount which should be deducted। तो नेट इनकम इसकी बचेगी 142,100 पाउंड्स। ये नेट इनकम बचेगी। आपका सवाल होगा ये 20,000 जो इसने पर्सनल पेंशन स्कीम में डाला है इसको क्यों नहीं कंसिडर किया? इसका डिडक्शन मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगी, इनकम नहीं जोड़नी है उसकी। क्वेश्चन ने इनकम पूछी है तो दिस 20,000 इज नॉट इनकम, इसको अलग से मत जोड़ देना। इस पे आपको देनी होगी उसको टैक्स रिलीफ। वो कैसे देनी है मुझे सोच के बताना, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी इनकम आएगी 142,100 पाउंड्स। ये इसकी टोटल नेट इनकम आएगी बिफोर पीए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 74th। Natalia's only income in the tax year is trading income of 1 lakh pounds. She also has an annual allowance charge of 10,000 pounds as a result of making gross pension personal pension contribution of 50,000 pounds in the tax year 22-23। देखो जी, दो चीजें हैं। पहली बात, उसकी इनकम 1 लाख पाउंड है, उसके अलावा एनुअल अलाउंस चार्ज भी अराइज हो रहा है, यानी कि 40,000 से ऊपर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है जिसकी वजह से जो भी एक्सेस है उसके ऊपर उसको टैक्स बेयर करना होगा। कंट्रीब्यूशन उसने कितना किया? 50,000 पाउंड्स का। तो 50,000 पाउंड्स का पेंशन कंट्रीब्यूशन किया
इसका मतलब पिछले 3 सालों का ए कुछ बचा नहीं होगा, तो करंट ईयर का ए ही बचा होगा 40,000, वो उसने एडजस्ट कर लिया, तो एक्सेस पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 10,000 पाउंड्स का, और इस 10,000 के ऊपर चार्ज लग जाएगा। ये पूरी की पूरी इसकी स्टोरी है। क्वेश्चन बोल रहा है इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, तो सबसे पहली बात आइडेंटिफाई करो ये कौन सा टैक्स पेयर है। उसकी ट्रेडिंग इनकम 1 लाख पाउंड आ रही है, अगर आप उसकी टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो पीए पहले माइनस करोगे, पीए पूरा का पूरा मिल जाएगा उसको, तो उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी 87,430। ये 87,430 वाला बंदा 37,700 इनकम से ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, इसका मतलब ये हायर रेट बैंड का इंडिविजुअल है, तो हायर रेट बैंड में जाएगा। हायर रेट बैंड वाले जब कोई भी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उनकी बैंड्स इंक्रीज कर दी जाती हैं। एक तो तरीका ये होता है, पहला तो उनको क्या होता है 20% पेमेंट करते टाइम पे उनको टैक्स रिलीफ मिलती है। हम यहाँ टैक्स रिलीफ की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक इनको टैक्स रिलीफ मिलेगी, रिलीफ ये जो कंट्रीब्यूशन पेड माइनस 20% ऑफ रिलीफ अमाउंट जो होता है, एक तो वो होगा। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन का कहीं भी हमारे टैक्स कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, टाइम बचाना। इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे इंपैक्ट किस चीज का आएगा, बैंड्स बढ़ने का, यानी कि इसकी बेसिक रेट बैंड बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है इसका 50,000, तो 50,000 से आप इसकी बैंड बढ़ा देंगे 87,700 तक की इनकम पे 20% से ये टैक्स देगा। अब ध्यान से देखना बहुत, उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 87,430। इस 87,430 का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 87700 तक पे 20% टैक्स लग रहा है, राइट? तो मैं 87,430 पे 20% टैक्स लगा देती हूँ, तो ये तो पूरी की पूरी टैक्स हो गई। ये अमाउंट कितना आएगा 17,486, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सेस की टैक्सेबिलिटी के। इस एक्सेस की टैक्सेबिलिटी का क्या रूल होता है, इस इंडिविजुअल की इनकम की टॉप रेट पे आप इस अमाउंट को टैक्स करते हैं, तो इसकी तो 2 रेट लग जाएंगी। कैसे, 87,430 तक तो इसको 20% देना है, लेकिन ये 10,000 और टैक्स करने हैं ना, यानी इस 10,000 को टैक्स करने के लिए मेरे पास 2 रेट्स हैं, एक 20%, एक 40%। तो ध्यान से देखना, आपके पास 87,700 तक का अमाउंट है, इसमें से 87,430 आपने यूज कर लिया जिस पे 20% टैक्स लगा, इस अमाउंट में से बचता है अब 270 पाउंड्स जिस पे 20% टैक्स लग सकता है। तो ये जो 10,000 है, इसमें से ये जो एनुअल अलाउंस चार्ज है, इसको मुझे 2 टुकड़ों में टैक्स करना होगा। 270 पाउंड्स पे 20% टैक्स लगेगा और बाकी बचे हुए अमाउंट पे 40%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने आप में एक अकेला तरह का क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से करना। ये अमाउंट आएगा 54 और 3892 और इन तीनों का टोटल लगा लेना, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। रुको लगा ही लेते हैं फिर एक बार, 10 12 ओके 432, the answer should be 21,432, the answer should be B। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना इस क्वेश्चन को, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, बाकी पेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको ट्राई करना है। और जब एग्जाम किट के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। सो थैंक यू सो मच, द चैप्टर इज डन, बट योर टास्क इज नॉट डन। मैंने जो भी कराया है उसको आप रिवाइज करेंगे, एग्जाम किट के क्वेश्चंस करेंगे
और कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे. With that, this chapter gets completed. Till the time, you study more, practice more. Thank you so much and take care.